हर फीमेल में एक मंथली साइकिल्स होते हैं जो फीमेल के फर्टिलिटी के इंडिकेटर्स होते हैं। एक्चुअली जो उनके मंथ में एक साइकिल आता है जिसमें वो कंटिन्यूअस 3 फेजेस के थ्रू से जाती हैं, जिसमें सबसे पहले उनका ओवम डेवलप होता है। उस ओवम के डेवलप होने के बाद वो और ज्यादा रेडी होता है फॉर द स्पर्म्स टू कम इन एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग बेबी, या नए बेबी के लिए तैयार हो वो, और एक साइकिल पर जाकर के वो फिर से खुद को डिस्ट्रॉय करता है ताकि एक नया ओवम उसको टेकअप कर सके। ये कंप्लीट साइकिल मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। जनरली जो हमारा एज है, जो इंडिया में हम लोग देखते हैं 11 to 13 ईयर्स पर हम लोगों को नॉर्मली फीमेल्स में पीरियड्स मिल जाते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ केसेस ऐसे देखे जाते हैं जिसमें एज अर्ली एज मतलब 8 साल की बच्चियों में भी ये आ सकते हैं, जिसको हम लोग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। और कभी कभार ये डिले होकर के 14-15 साल तक जाते हैं। जब तक वो 16 क्रॉस नहीं करते हैं हम ये नहीं मानते हैं कि वो ओवर एज हो चुका है, मेंस्ट्रुएशन में कुछ दिक्कत है। बट एवरेज अगर मैं मानकर चलूं तो 90% ऑफ गर्ल्स में ये 11 to 13 ईयर्स में आ जाना चाहिए। ये जो ब्लीडिंग का ये है, इसको जनरली 3 to 5 डेज को हम लोग नॉर्मल ब्लीडिंग कंसिडर करते हैं। अगेन से ये मेंस्ट्रुएशन का जो फेज होता है ये कंप्लीटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कुछ हद तक हार्मोनल चेंजेस के वजह से डिफर करता है। सो हम मानते हैं कि एवरेज उसको 3 to 5 डेज ब्लीड करना चाहिए, +or -1 डे को हम नॉर्मल मानते हैं। उससे ज्यादा अगर ब्लीडिंग जाए तो हम उसको एबनॉर्मल मान सकते हैं, या फिर अगर ब्लीडिंग में कुछ और एरर्स आ जाए, जैसे कि अगर क्लॉट्स आ रहे हैं या एकदम स्कैंटी ब्लीडिंग हो रहा है, दो मान लीजिए कि 7 दिन तक वो ब्लीड तो कर रही है बट एकदम स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग आ रही है, तो उसको भी हम एबनॉर्मल मानेंगे। बट अगर हम केवल डेज की बात करें तो 3 to 5 डेज इज स्टैंडर्ड। इसके 2 या 3 फैक्टर्स हमको देखने पड़ेंगे। फर्स्ट, कि ब्लीडिंग किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। हर समय में जो ये कंप्लीट साइकिल होता है 3 to 5 डेज का ब्लीडिंग का, तो ऐसा नहीं होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा फ्लो पर रहता है। एक पीक टाइम होता है जिस समय ब्लीडिंग बहुत ज्यादा फ्लो पर रहता है, और धीरे धीरे उसका ब्लीडिंग का फ्लो कम होता है। मीन्स इट्स वो शुरू एक छोटे लेवल से होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, और फिर आकर के एक स्टीप लेवल पर आकर के ब्लीडिंग बंद होता है। सो जब वो पीक टाइम पर रहे तो उस समय में 3 to 4 पैड्स पर डे मिनिमम उसका चेंजेस होने चाहिए। इसके अलावा भी हम लोग जो रिकमेंड करते हैं कि 8 आवर्स पर एक पैड चेंज हो जाना चाहिए, सो दैट कि कोई भी इंफेक्शन का चांसेस उस टाइम पर फीमेल को ना रहे। फीमेल का साइकिल इंडिविजुअल के हिसाब से कुछ हद तक थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो जो नॉर्मल साइकिल्स हम लोग लेते हैं वो 28 डेज का साइकिल लेते हैं। बट इसमें भी 7 डेज का गैप पीरियड दिया जाता है प्लस माइनस में, कि उसको भी हम नॉर्मल में कंसिडर कर सके, क्योंकि एग्जैक्ट 28 डेज के साइकिल बहुत कम लोगों के होंगे। मान लीजिए अगर मैं इस गैप पीरियड को पकड़ लेता हूं तो द रेंज जो हमारे पास आता है वो होता है 21 डेज के साइकिल से लेकर के 35 डेज का साइकिल को हम लोग नॉर्मल मानते हैं। सो अगर किसी फीमेल का 34 डेज का साइकिल है तो भी ये कंडीशन हो सकता है कि उसको उस महीने में, मीन्स कंप्लीट एक मंथ में पीरियड नहीं आएगा। सो इन दैट कंडीशन मैं उसको नॉर्मल मान सकता हूँ। सेकेंड चीज ये भी माना जा सकता है कि कई बार कुछ अदर फैक्टर्स के वजह से, जैसे अगर फीमेल बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, या फिर थायराइड हार्मोन में कुछ डिसबैलेंसेस है, या फिर टेंशन्स ज्यादा हैं, या फिर किसी अन्य मेडिसिन के इफेक्ट के वजह से कई बार पीरियड्स डिले हो जाते हैं। सो जस्ट मिसिंग, अगर केवल फीमेल एक पीरियड मिस कर रही है एक मंथ में, ये एबनॉर्मलिटी का साइन नहीं है। हाउएवर हमको कॉशियस रहना पड़ेगा कि कितने दिनों पर उसका पीरियड्स आ रहा है, उसको देखते हुए हम लोग आगे का प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम ये बोले कि एक महीने तक उसके साइकिल्स नहीं आ रहे हैं तो इट मे बी नॉर्मल इन 60 to 70% ऑफ द केसेस। जनरली वो या तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड रहता है या फिर उनका ड्यूरेशन अपने आप में लॉन्ग रहता है। सो दैट कैन बी कंसिडर्ड नॉर्मल।
स्ट्रेस अपने आप में बॉडी के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन टाइप का होता है। इस समय में हमारे जो दूसरे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, चाहे वो एड्रेनलिन हो, नॉर एड्रेनलिन हो, इनका लेवल्स बॉडी में बढ़ता है। और स्ट्रेस का सिचुएशन बॉडी के लिए बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हम किसी ऐसे सिचुएशन से डील करें जिससे हमको नॉर्मली डील नहीं करना पड़ता है। इन दैट कंडीशन बॉडी ऐसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वर्क, जैसे कि स्ट्रेस में आप देखेंगे कि नींद कम हो जाती है, स्ट्रेस में भूख कम लगने लगते हैं। सिमिलरली जो नॉर्मल हमारा फिजियोलॉजिकल साइकिल होता है, उनको बॉडी एक साइड रख करके और मेन कंसर्न पर डिपेंड करता है। सो जनरली जो हम अपने ओपीडी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस के वजह से फीमेल्स अपने पीरियड्स को बहुत लंबे समय तक मिस करती है। तो अगर वो बहुत ज्यादा टेंस्ड है, अगर वो स्ट्रेस्ड है, तो ये हो सकता है कि उनके पीरियड्स डिले हो जाए। या फिर कई बार ऐसे भी होते हैं जिस समय में पीरियड्स का ड्यूरेशन 1 मंथ तो इजीली स्किप कर जाते हैं। डाइट का एक बहुत अच्छा रोल होता है बॉडी को उसके किसी भी इन्वायरमेंट में रिकवर करने से। सो अगर डाइट बैलेंस्ड नहीं है, विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, स्पेशली जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में जो फीमेल्स में जिस टाइप का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। सो अगर वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में है या फिर डाइट उनका बैलेंस्ड नहीं है, इन दैट कंडीशन ऑल्सो फीमेल को मेंस्ट्रुएशन में, ब्लीडिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर उनके बॉडी में ब्लड की कमी है तो भी मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आएगा। ब्लड की कमी या तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। अभी जो राइजिंग ट्रेंड है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या विटामिन B12 के डेफिशिएंसी से हम लोग जो एनीमिया देखते हैं, उसका भी एक ट्रेंड हमको राइजिंग मिल रहा है जब से सरकार ने आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देना चालू कर दिया। तब से डाइट एंड स्ट्रेस ये दोनों को मेंटेन करना होगा, बिकॉज अगर बैलेंस्ड डाइट प्रॉपरली नहीं है, और नॉट ओनली बैलेंस्ड डाइट, टाइम टू टाइम प्रॉपर डाइट नहीं है, तो ये आपके मंथली साइकिल्स को हैम्पर करेंगे। मेंस्ट्रुएशन अगर बात करें, ये एक हार्मोनल प्रक्रिया है, कंप्लीटली हार्मोनल, जहां पर हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, इन सारे हार्मोन्स का एक कंबाइंड प्रक्रिया जब चलता है, कभी एक सर्च करेगा, कभी दूसरा सर्च करेगा, ये मेंस्ट्रुएशन को लीड करता है। तो इन दैट कंडीशन जब हम लोग इस बात पर आते हैं कि ये मूड को कैसे इफेक्ट करेगा, सो हमारा मूड भी जो है ना, ये हॉर्मोन्स से ही रिलेटेड होता है। सो नो डाउट, जब पीरियड्स के डेज आते हैं, जब ब्लीडिंग का फेज आता है, तो उस समय में थोड़ा इरिटेशन बना हुआ रहता है फीमेल्स में। ये इरिटेशन के कई रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, फीमेल इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, जो स्पाज्मोटिक, जो स्पाज्म टाइप का पेन होता है, जो बॉडी ये करता है ताकि यूट्रस से सारा जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो निकल जाए। सेकेंड रीजन हो सकता है कि उसके जो हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं वो उसके मूड को इम्पेयर करे। इसके साथ भी जो अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, क्योंकि नॉट ओनली ये केवल एक पेन नहीं है, एक डिस्कम्फर्ट भी होता है, तो उसके वजह से भी मूड है ये चेंज करते रहता है फीमेल का। नॉट ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड, मैं केवल ब्लीडिंग की बात नहीं करूंगा, बट ये बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल टेंडेंसी होता है कि वो कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल में, चाहे वो फॉलिकुलर फेज हो, चाहे ओव्यूलेटरी फेज हो, चाहे वो ब्लीडिंग का टाइम हो, इस कंप्लीट साइकिल में फीमेल अपने आप को, बॉडी को अपकमिंग प्रेगनेंसी या अपकमिंग बेबी के लिए प्रिपेयर करती है। तो अगर आप देखिएगा कि जिस टाइम पर ओव्यूलेटरी फेज होता है, उस टाइम पर फीमेल्स में एक हैप्पीनेस का मूड ज्यादा देखा गया है। वो मोर एक्टिव टुवर्ड्स ऑल सेक्सुअल एक्टिविटीज रहती हैं, और उस समय में उनका मूड बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिकॉज उस समय के हार्मोनल लेवल्स जो होते हैं वो उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके देते हैं ताकि वो एक नए लाइफ को अर्थ पर ला सके। जैसे जैसे वो हॉर्मोन्स डिप्लीट करने लगते हैं, बॉडी भी उसको रिएक्ट करता है विद अ चेंज इन मूड, और इरिटेशंस होते हैं, पेन होता है, ब्लोटिंग होता है, जिसके वजह से उस समय स्पेशली ड्यूरिंग ब्लीडिंग पीरियड मैक्सिमम फीमेल्स में मूड स्विंग्स देखे जाते हैं।
अगर एक बैलेंस्ड डाइट नहीं है और प्रॉपर टाइम टू टाइम डाइट नहीं है, तो इन दैट कंडीशन में पीरियड्स डिले होंगे या फिर पीरियड्स का जो अमाउंट है वो स्कैंटी होगा। सो इन दैट कंडीशन डाइट एक बहुत अच्छा रोल होता है, स्पेशली अभी जो रिसेंट रिसर्चेस सजेस्ट करती है कि मोर ऑफ फाइबर युक्त फाइबर्स के साथ जो डाइट्स आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ जो डाइट्स आते हैं, वो डाइट्स पीरियोडिक जो क्रैम्प्स होते हैं या फिर उनके पीरियड्स के फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। रहा बात एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज आपको एक हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करता है। स्पेशली जो कीगल्स होते हैं, जो पेल्विक फ्लोर के एक्सरसाइज होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि आपका जो पेल्विक फ्लोर हो, आपका जो यूट्रस हो, वो इतना स्ट्रांग रहे कि मिनिमल एफर्ट के साथ भी आपका पीरियड ब्लड ड्रेन हो जाए। तो नो डाउट उनका एक कॉन्ट्रीब्यूटरी इफेक्ट होता है पीरियड्स के रेगुलेशन में। मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्रैम्प को ठीक करने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्रैम्प हो क्यों रहे हैं। सो बेसिकली आपका यूट्रस एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की लाइनिंग को निकालना है, और उसके पास ओनली ऑप्शन है कि अपने अंदर में वो क्रैम्प्स को जनरेट करे सो दैट वो कंप्लीटली क्लियर ऑफ हो जाए। क्योंकि आपके बॉडी का जो बेसिक टेंडेंसी होता है, जो एक ह्यूमन के बॉडी, फीमेल बॉडी का जो बेसिक टेंडेंसी होता है, वो मेंस्ट्रुएशन में अगले साइकिल के लिए प्रिपेयर करती है। तो अगर हम पीरियड क्रैम्प्स को कम करना चाहे, तो सबसे पहला रोल तो हमारे एक्सरसाइज का होगा, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि अगर हम पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग रखेंगे तो मिनिमल क्रैम्प के साथ वो कंप्लीट ड्रेनेज हो जाएगा। तो उसके लिए कई पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होते हैं जिसको करने से फीमेल को, नॉट ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिन करेंगी तो उनको रिलीफ होगा, बट वो अगर कंटिन्यूड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस पर रहती हैं तो क्रैम्प्स कम आते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड फैक्टर जो है, वो मैंने अभी भी बोला कि एक मूड फैक्टर भी होता है जो क्रैम्प्स को बढ़ा देता है। सो इन दैट कंडीशन में जो हॉट वाटर बैग होते हैं या फिर एक स्मूदिंग मसाज अगर किया जाए फीमेल्स को, या फिर जो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट्स होते हैं वो अगर दिया जाए, या अगर हम उस टाइम पर, स्पेशली जो फॉरेन में जो कल्चर है वो है कि डार्क चॉकलेट्स अगर दिए जाए तो उसके कैफीन वगैरह भी उस क्रैम्प्स को रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। अगर इन सारे प्रोसेस के बाद भी हमारा क्रैम्प्स रिडक्शन नहीं होता है, देन हमको मेडिकल का हेल्प लेना पड़ता है, हमको एंटीस्पास्मोटिक्स दे करके वो क्रैम्प्स को कम करना पड़ता है। हाउएवर मैक्सिमम केसेस में इतने प्रोसेस से ही क्रैम्प्स कम हो जाते हैं।